बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 71 हम लोगों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोविजन एज टू द मीटिंग्स एंड वोट, तो वही सिंपल बातें लिखी हुई हैं जो कल भी पढ़ी थी। तो कहता है फॉलोइंग प्रोविजन जो मीटिंग के हवाले से शैल अप्लाई टू द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और मीटिंग ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो उस हवाले से उसने कुछ बातें दोबारा नोटिस के हवाले से वही बातें लिखी हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा। वही उस तरीके से कि मेंबर को सर्व करना है तो कैसे करें, ठीक है। और एक छोटी सी बात नहीं लिखी है उसने, जो मैंने पहले भी बताया था कि नोटिस के अंदर आप मेंशन करते हो कि आप कहां मीटिंग करोगे, से निशात होटल पे 11 बजे रूम नंबर या हॉल नंबर फला में, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है नोटिस ऑफ द मीटिंग स्पेसिफाई द प्लेस, यानी निशात होटल, द डे किस तारीख को होगी, से मंडे, एंड एन या मंडे जो भी डेट होगी, एन आवर ऑफ द मीटिंग, और कितने बजे, से 11 बजे मंडे को, मंडे की डेट डाल देंगे आगे जो भी होगी, 11 बजे मंडे को निशात होटल। तो इस तरीके से आपका नोटिस जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि प्लेस, टाइम एंड डेट क्या है, ठीक हो गया। अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। और साथ साथ आप ये भी बता दें, ये बात तो हमने बड़ी दफा डिस्कस की है कि नोटिस में आप बताएंगे कि इस पर्टिकुलरली मीटिंग में आपने करना क्या है, ठीक है। ठीक हो गया। देन कहता है द नोटिस शैल बी सेंड इन द मैनर इन विच द नोटिस आर रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड, बट द एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू और द नॉन रिसीट ऑफ द नोटिस by any member shall not invalidate the proceedings at any meeting। ये बात मैंने कल भी एक्सप्रेस की थी कि अगर फॉर एग्जांपल कोरियर वालों की गलती से वो नोटिस आप तक नहीं पहुंचा, ये एक्सीडेंटल ओमिशन कहलाएगी, और इस केस में आप ये मेंबर जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मीटिंग राइटफुल या वैलिड नहीं है या इनवैलिड मीटिंग है। वो ये कह दे, ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मुझे नोटिस नहीं मिला इसलिए मीटिंग वैलिड नहीं है। नहीं भाई, आपको नहीं मिला ना, इट मे बी एन एक्सीडेंटल ओमिशन, ठीक है। देन कहता है जी फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक, ये बात भी हम ऑलरेडी कल ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके थे। मैंने कहा था कुछ शर्तें हैं, लिस्टेड कंपनी हो, 10% की औकात हो, और 7 दिन पहले अगर आप उस सिटी में रिजाइड कर रहे हो जो और मीटिंग किसी और नियर बाय सिटी में हो रही है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कंपनी को 7 दिन पहले कि जनाबे वाला मुझे वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। तो ये वही बात लिखी हुई है, तो कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है जी पार्टिसिपेशन, मेंबर्स ऑफ द मीटिंग, मेंबर्स ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग पर्सनली थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी। देखो मीटिंग में आने के 3 तरीके उसने बताए। नंबर 1 पर्सनली, कि खुद तशरीफ ले आओ मीटिंग में, या आपको वीडियो लिंक का सहारा मिल जाए। अगर आपकी 10% की औकात है, कंपनी लिस्टेड है, 7 डेज पहले आप प्रायर नोटिस कर रहे हो, तो कंपनी आपको वीडियो लिंक के थ्रू, वीडियो जूम मीटिंग के थ्रू बुला लेगी, या कोई भी पोर्टल। तीसरा तरीका बाय प्रॉक्सी। अभी प्रॉक्सी इस चैप्टर में इंशाल्लाह हमने डिटेल में पढ़ने, लेकिन अभी प्रॉक्सी का मतलब ये मैं ये कह दूं कि मैं अगर अपनी जगह मिस्टर ए को भिजवा दूं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉक्सी, कि मेरी जगह कोई और चला जाए। अच्छा, अगर मैं कंपनी का मेंबर हूं तो ये बात याद रखिएगा, मेरे पास जो जो इख्तियारात हैं उस मीटिंग के ऊपर, क्या क्या इख्तियारात हो सकते हैं, मैं वोट कर सकता हूं, मैं डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकता हूं, मैं अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं, किसी के अगेंस्ट वोट दे सकता हूं। ये तमाम इख्तियारात जो एक मेंबर के उस मीटिंग के ऊपर हैं, वो तमाम इख्तियारात प्रॉक्सी को हासिल होंगे। इवन कि आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर सलमान के पास वोटिंग पावर है से 10% और एक और पर्सन है उसके फ्रेंड मिस्टर ए, उनके पास वोटिंग पावर है से 15%, तो अगर सलमान मिस्टर ए को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, अगर अपनी जगह इसको भेज देता है, तो फिर जब मिस्टर ए साहब मीटिंग पे जाएंगे तो वो 15% अपनी वोटिंग पावर प्लस 10% सलमान की वोटिंग पावर लेकर 25% वोटिंग पावर के साथ मीटिंग रूम में दाखिल होंगे। यानी अब जब वो अपना डिसीजन देंगे तो 25% वोटिंग पावर के साथ देंगे। फिर वो कहते हैं जी ऑर्डिनरी बिजनेसेस एंड स्पेशल बिजनेस। इस पॉइंट पे भी हमारी बड़ी डिटेल बात हुई भी है, लेकिन तो आज हम इसको जरा फाइनली यहां से पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 2 में हल्की सी बात पढ़ी थी जब मैंने आपको समझा रहा था कि अगर एक रेजोल्यूशन पास करनी तो रेजोल्यूशन 2 तरह की हो सकती है, मेंबर के हवाले से, डायरेक्टर के हवाले से रेजोल्यूशन में डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेंबर के हवाले से रेजोल्यूशन 2 तरह की पढ़ी थी, अभी तक हम पुरानी बातें पढ़ रहे हैं।
नंबर 1 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों पास करते थे? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ ऑर्डिनरी बिजनेसेस के लिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती थी कि जनाब 3/4 मेजोरिटी के साथ कोई डिसीजन लिया जाए, लेकिन किस बिजनेसेस के लिए? अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेसेस के लिए। तो कहता है उसी हवाले से मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी बिजनेसेस कहां डिफाइंड है, लाइक चैप्टर नंबर 8 में जाके हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये वो जगह है जहां पे उसने डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। कहते हैं इन केस ऑफ एजीएम, जब आप एजीएम की बात करते हैं तो एजीएम के ऊपर होने वाले ऑल द बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड शैल डीम्ड स्पेशल। तो तमाम बिजनेसेस को जो जो बातें, जो जो प्रपोजल, जो जो ट्रांजैक्शन आपने मीटिंग पे डिस्कस किया वो तमाम स्पेशल समझी जाएगी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? अदर देन, यानी एक्सेप्ट अदर देन। क्या चीज अदर देन जी? ये 4 बिजनेसेस के, इन 4 के अलावा एजीएम पे होने वाले बाकी तमाम बिजनेसेस को स्पेशल बिजनेस समझा जाएगा, ये वो कहना चाह रहा है। अच्छा, पहला बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करना, यानी अडॉप्शन बाय द मेंबर, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मेंबर, तो उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स और साथ साथ ऑडिटर की रिपोर्ट। ये 3 चीजें जाती हैं ना अप्रूवल होने के लिए, अप्रूवल नहीं कहना चाहिए, अडॉप्शन के लिए। तो मेंबर इन 3 चीजों को डिस्कस करेगा मीटिंग पे। तो ये 3 चीजें, कहने को ये एक ही चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बोर्ड लेटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट और प्लस अलॉन्ग विद द ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये 3 चीजें वो डिस्कस करेगा। तो ये कहलाएगी ऑर्डिनरी बिजनेस है ये कंपनी का, ये स्पेशल बिजनेस नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, भाई आपने मेरे साथ डिविडेंड का ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, तो ये कौन सा डिविडेंड होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड या मीटिंग में जो डिविडेंड अप्रूव होता है वो कौन सा होता है? फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ही रिकमेंड करता है और बोर्ड ही अप्रूव करता है। तो ये दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल डिविडेंड। नंबर 3 पॉइंट, आप डायरेक्टर की इलेक्शन करवा रहे हो या उनको नॉमिनेट कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, दोनों सूरतों में कहता है इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो लोग रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये बात पुरानी है, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ के आए थे। चैप्टर नंबर 3 में डायरेक्टर में पढ़ा था कि एक डायरेक्टर की मुद्दत कितनी होती है। हमने कहा था फर्स्ट डायरेक्टर तो एजीएम पे रिटायर हो जाता है, लेकिन सबसीक्वेंट डायरेक्टर की मुद्दत 3 साल की होती है, 3 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो बेटे अगर वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे जो इलेक्शन कराए जाएंगे और जो इलेक्ट होंगे, जो नॉमिनेट होंगे, ये जनाब एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस समझा जाएगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। ऑडिटर को अपॉइंट करना और उनकी रेम्यूनरेशन तय करना भी इसी ऑर्डिनरी बिजनेस के जमरे में आता है। तो बेटा ये चारों बिजनेसेस क्या कहला रहे हैं? एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस। और अगर आप इन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस कह रहे हो तो बेटा इनको अप्रूव करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का सहारा लिया जाएगा, और वो उसका मतलब है सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज 50%। सो ये था इस हवाले से पॉइंट। तो अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जो है ये ऑटम 2008 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, जिसमें वो कहता है एक्सप्लेन द टर्म स्पेशल बिजनेस विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट। तो हमें ये बात समझ आ गई कि ये उसने पूछा है हमसे। प्लीज ये एक करेक्शन कर लीजिएगा बुक के अंदर, जो मैंने जैसा कहा मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं स्वाइट डायरेक्टर में अभी भी एक चीज पेंडिंग है जो हमने करेक्शन नहीं पढ़ी हुई। बाकी सारी करेक्शंस जो मैंने कहा है वो साथ साथ मैंने करवा दी हैं आपको बेटे बुक के अंदर। तो ये भी एक छोटी सी इस चैप्टर की करेक्शन है, यहां पे लिखा होंगे वर्ड्स ईओजीएम के हवाले से, तो वो काट दीजिए, क्योंकि प्रोविजन हमें कहती है ऑल बिजनेसेस ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, तो प्लीज वो काट दीजिए। लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। ये बात मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में बताई कि बेटा जब आप नोटिस भेजते हो तो नोटिस के साथ एक एजेंडा जाता है कि भाई लिस्ट ऑफ आइटम
एजेंडा मीन्स द लिस्ट ऑफ आइटम दैट विल बी डिस्कस एट द मीटिंग। तो इस एजेंडा आइटम के अंदर जहां पे आप ऑर्डिनरी बिजनेसेस मेंशन करते हो, वहां पे स्पेशल बिजनेसेस भी मेंशन करते हो। अभी पढ़ा कि ऑर्डिनरी बिजनेसेस 4 तरह के हैं, उनके अलावा बाकी बिजनेसेस स्पेशल बिजनेस कहलाएंगे। जब आप ऐसे स्पेशल बिजनेस को रेफर करते हो जिसके ऊपर, अब ऑब्वियस बात है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और ये स्पेशल बिजनेस है, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऐसे बिजनेसेस जिनके लिए आपको अल्टीमेटली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़नी है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको नोटिस में डालनी पड़ेगी। यानी मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि नोटिस में इसके बारे में इतनी डिटेल शायद ना हो, ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में इतनी डिटेल शायद ना हो, बहुत ब्रीफ सी डिटेल होगी। लेकिन जब बात की जाएगी स्पेशल बिजनेस की, तो स्पेशल बिजनेस के अंदर डिटेल्ड मेंशन किया जाएगा कि किस किस्म का स्पेशल बिजनेस होने जा रहा है। और अगर एक तो ये नेचर बताई जाएगी कि किस किस्म का स्पेशल बिजनेस होने जा रहा है, दूसरा बताया जाएगा कि कोई डायरेक्टर हैं जो इंटरेस्टेड हो इसमें, इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में भी यहां पे डिस्क्लोजर दिया जाएगा एक छोटा सा, अगर आपका डायरेक्टर इस स्पेशल बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हुआ तो। इज दैट क्लियर? सो जरा पढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं इसको। कहता है अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट ऑल मटीरियल फैक्ट, आप एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे इसके अंदर जिसमें तमाम मटीरियल फैक्ट्स लिखेंगे। किस हवाले से? कंसर्निंग द स्पेशल बिजनेस, इस स्पेशल बिजनेस के हवाले से। shall be annexed to the notice of the meeting, मीटिंग के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अगली बात कहते हैं इन पर्टिकुलर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट, नेचर क्या है और इंटरेस्ट की एक्सटेंट क्या है, किस किस्म का इंटरेस्ट है और किस हद का इंटरेस्ट है, कितने परसेंट, यूं कह लो एक्सटेंट से मुराद है कितने परसेंट उसका इंटरेस्ट है, ऑफ एवरी डायरेक्टर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी बाय डायरेक्टर और बाय द स्पाउस ऑफ एनी डायरेक्टर और चिल्ड्रन शैल बी स्टेटेड। तो आपको बताना होगा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन कौन है, और इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एनी आइटम ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्स एन अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट बाय द मीटिंग, अगर आप बात बताने लगा, कहता है कि अगर कोई ऐसी आइटम है बिजनेस की जिसे आपने मेंबर से अप्रूव कराना है, उस डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्स अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट, आपने किसी डॉक्यूमेंट को मीटिंग में अप्रूव कराना है, मतलब मेंबर से अप्रूव कराना है, तो इसका मतलब ये पॉइंट लिखा जा रहा है डॉक्यूमेंट की अप्रूवल के हवाले से। सो कहते हैं टाइम व्हेन एंड द प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड शेल बी स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट। तो आप लिख दीजिएगा इस स्टेटमेंट के अंदर जो नोटिस के साथ भिजवा रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, व्हेन एंड द प्लेस वेयर, तो कहां मिलेगा और कब मिलेगा, ताकि अगर कोई मेंबर उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना पड़ चाहे बिफोर वोटिंग ऑन दैट डॉक्यूमेंट या बिफोर अप्रूविंग दैट डॉक्यूमेंट, तो वो कर सके, उसके पास राइट मौजूद होगा। इज दैट क्लियर? तो आप तब भी नोटिस में ही बता दोगे कि वो डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा। लें जी, इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये वो पॉइंट्स थे जो मैंने चैप्टर 2 पढ़ाते हुए डिस्कस कर लिए हुए हैं, लेकिन मैंने उस वक्त आप बहुत प्री मेच्योर थे, इसलिए अभी हम जरा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन जरा जल्दी में कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी एरिया कवर हो जाए। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 स्प्रिंग 2018, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। कहते हैं यूनिक लिमिटेड इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 20th April. Under the Provision of Companies Act, advise the director with regard to the type of businesses which would be deemed to be special business, and also discuss additional formalities which are required to be complied with in accordance with the notice containing special business. तो बेटा बड़े आसान से उसने बातें पूछी हैं कि टाइप ऑफ बिजनेसेस बता दें और कोई फॉर्मेलिटी अगर पूरी करनी हो स्पेशल बिजनेस के हवाले से। तो यही दो बातें जो अभी पढ़ी हैं उसके ऊपर ये पास पेपर आया हुआ था। लें जी, प्रिजाइडिंग द मीटिंग, अब जनरल मीटिंग कंडक्ट होने लगी है। तो मैंने पहले भी बताया था कि बेटे कि हमारा एक चेयरमैन होता था, अगर आपको याद हो, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होते थे, ठीक है, और मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होते थे हमारे, और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के 14 दिनों के अंदर अंदर हम 2 लोग अपॉइंट कर रहे होते थे। नंबर 1
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और नंबर 2 हम लोग चेयरमैन अपॉइंट कर रहे होते थे, और इसी चेयरमैन को हम कहते थे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इसे बोर्ड का चेयरमैन कहा जाता था। और मैंने यही कहा था कि यही बंदा जो बोर्ड का चेयरमैन है, अल्टीमेटली यही पर्सन जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन होगा, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग को भी यही चेयर करेगा। सो अगर ये मेंबर्स की मीटिंग को चेयर करेगा तो कहते हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इफ एनी शैल प्रिजाइड एज चेयरमैन एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो ये बात मैंने यहां से बोली थी, लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ आपको याद करवा दिया था, तो यही बात यहां लिखी हुई है। अब रूल बड़ा प्यारा है, 15 मिनट्स का रूल है, एक बड़ा प्यारा, मैं वो डिस्कस करने लगा हूं। 15 मिनट का रूल, 15 मिनट्स रूल। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मीटिंग का टाइम है 11 बजे और चेयरमैन नहीं पहुंचा 11:15 बजे तक, ठीक है, 11:15 तक अगर चेयरमैन मीटिंग में नहीं पहुंचा तो चेयरमैन को लात मारो और उसकी जगह कोई भी डायरेक्टर चेयरमैन के तौर पे अपने आप को नॉमिनेट करके या चेयरमैन के तौर पे बिहेव कर लेगा या उसकी कुर्सी संभाल लेगा। और अगर डायरेक्टर को लगे कि यार ये लोग मेंबर तो आज बहुत खौफनाक हैं और ये बेइज्जती करेंगे अच्छी खासी, तो उस केस में अगर डायरेक्टर रिफ्यूज कर दें कि हमें नहीं बनना चेयरमैन, तो फिर मेंबर की मीटिंग है, मेंबर आपस में डिसाइड करेंगे और किसी एक मेंबर को चेयरमैन बना देंगे। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, चेयरमैन का इतना खौफ होता है कि लोग चेयरमैन बनने की जुर्रत नहीं करते, लेकिन लॉ ये सिखाता है कि अगर चेयरमैन हो ना, अवेलेबल ना हो, या फिर चेयरमैन 15 मिनट तक पहुंचे ना, तो उसकी कुर्सी की जगह डायरेक्टर को अपॉइंट हो जाए, और डायरेक्टर ना करना चाहें तो मेंबर। सो इफ देयर इज नो सच चेयरमैन और इफ एट एनी मीटिंग he is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as a chairman, वो नहीं करना चाहता chairmanship, any one of the director, जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट हैं, मीटिंग में आए हुए हैं, may be elected to be the chairman, वो चेयरमैन बन जाएंगे। और इफ नन ऑफ द डायरेक्टर इज प्रेजेंट, और डायरेक्टर भी उस दिन छुट्टी पे हैं, नहीं आए हुए या करना नहीं चाहते चेयरमैनशिप और इज अनविलिंग टू एक्ट एज अ चेयरमैन, तो फिर क्या किया जाए? द मेंबर प्रेजेंट शैल चूज वन ऑफ देयर मेंबर एज द, तो फिर उस केस में मेंबर चेयरमैन बन जाएगा। ये वो बात आपको बताना चाहता है। लो जी, आगे चलते हैं। अब चेयरमैन की बात भी मुकम्मल हो गई, अब जरा वोटिंग पावर की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वोट्स, ये बात मैं ऑलरेडी वैसे आपको बहुत डिटेल में करवा चुका हूं, मैंने तो बल्कि इसको टेबल में भी सिखाया था कि वोटिंग पावर, मैंने कहा था कि जनरली अगर बात करोगे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और एक कहा था कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में कहा था एक शेयर का मतलब है एक वोट, और जबकि कंपनी हैविंग शेयर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का मतलब है एक मेंबर एक वोट, क्योंकि यहां पे शेयर नहीं होते। फिर मैंने कहा था कि इसका मतलब जिसके पास 10,000 शेयर है उसके 10,000 वोट, जिसके 50,000 शेयर है उसके 50,000 वोट। लेकिन असल तरीका अगर वोटिंग पावर निकालनी हो, औकात देखनी हो, तो कैसे कहते थे? प्रोपोर्शनेट टू दी पेड अप कैपिटल। हम पेड अप कैपिटल की प्रोपोर्शनेट निकाल लेते थे, तो मैंने पूरा टेबल सिखाया हुआ इस पे। वो कैसे कि हम उस पर्सन का शेयर कैपिटल डिवाइड कर देते थे ओवर द टोटल शेयर कैपिटल, और हम वहां से उस पर्सन की वोटिंग पावर देख लेते थे। ऐसा ही है जी। सो वो कहते हैं इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, every member shall have vote proportionate to the paid up value of the share or other securities carrying voting right held by him. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंटाइटलमेंट ऑफ द क्लास ऑफ सच शेयर और सिक्योरिटीज। इसका क्या लाइन का क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द एंटाइटलमेंट ऑफ द क्लास? बेटा इसका मतलब यह है कि उस क्लास के भी तो शेयर देखने हैं। हो सकता है वो क्लास ए के शेयर हों जिसका एक शेयर का मतलब एक वोट, हो सकता है वो क्लास बी के शेयर हों जिसमें एक शेयर का मतलब है 10 वोट। तो ऐसा भी तो हो सकता है, डिफरेंट क्लासेस के वोटिंग राइट्स डिफरेंट भी तो होते हैं। ठीक है, as the case may be, however at the time of voting fractional vote shall not be taken into account। मतलब अगर आपके हिस्से में वोट आ रहे हैं 14.5 तो ये वाले वोट काउंटिंग में नहीं आएंगे। 0.5 छोड़ दीजिए, आपकी ओनरशिप में तो रहेगा लेकिन
आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? जी नेक्स्ट नोट पे आते हैं। प्लीज एक मिनट। ओके जी, नोट है जी, प्लीज नोट केयरफुली दैट वी हैव यूज्ड द वर्ड प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर रादर देन द इक्वल टू द पेड अप वैल्यू। तो ये हमें पता ही, हमने प्रोपोर्शनेट तो बाकायदा टेबल निकाल के देखा हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम इसे इक्वल नहीं समझ रहे, हम इसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, यानी पेड अप कैपिटल को रिस्पेक्टिव पेड अप कैपिटल पे डिवाइड करेंगे। तो आगे वही बात दोबारा उसने रिपीट की है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी हो और कोई शेयर कैपिटल ना हो तो हमें पता है एवरी मेंबर शैल हैव वन वोट। ऑलरेडी वो सामने बना पड़ा हुआ है टेबल में, फ्लो चार्ट में। फिर कहते हैं ऑन अ पोल वोट में भी गिवन। अच्छा, अब देखो, अब पॉइंट है कि वोटिंग पावर तो मिल गई, औकात का तो पता चल गया, अब होनी है वोटिंग। तो वोटिंग के टाइम पे क्या करें? वो कहते जी वोटिंग का तरीकाकार ये है, जब पोलिंग होगी, जब कहा जाएगा आइए और वोट कास्ट कीजिए अपना अपना, तो फिर आपके पास कई तरीके हैं। नंबर पहला, मीटिंग पे आए हो तो जो सामने पोलिंग बूथ पड़ा है उसमें जाओ और जाके वोट कास्ट कर लो। तो आइदर यू कैन डू इट पर्सनली, आप मीटिंग पे आए और वोट कास्ट करें। नंबर सेकंड, वीडियो लिंक, आपके पास 10% की औकात थी, आपकी कंपनी लिस्टेड थी, आपने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, वीडियो लिंक की, उन्होंने आपको वीडियो लिंक दे दिया, आपने वीडियो लिंक के थ्रू एक पोर्टल पे जाएंगे और पोल कास्ट करेंगे। हमने अक्सर फेसबुक पे वो वोटिंग देखी होगी जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है, टीचर्स के बारे में, तो वो वोटिंग एक्चुअली पोल ही है। तो उस तरह पोल जनरेट कर दिया जाएगा और आप अपना वोट कास्ट कर लेंगे। तीसरा तरीका, बाय प्रॉक्सी, आपने जिस बंदे को अपने राइट्स, अपने इख्तियारात दिए हैं, जिस तरह अभी मैंने पीछे पढ़ा कि 15% उस मिस्टर ए के इख्तियारात थे, 10% मेरे थे, 25% के इख्तियारात के साथ मिस्टर ए मीटिंग में जाएगा, तो इसका मतलब है प्रॉक्सी ही मेरे इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा होगा। और थ्रू पोस्टल बैलेट, नहीं जनाब, एक ये लास्ट मेथड है पोस्टल बैलेट, यानी कि एक तरीका ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह आप सीफैप में जाके पोस्टल बैलेटिंग रेगुलेशन पढ़ेंगे, वहां पे एक तरीका ये भी इस्तेमाल किया जाता है कि कंपनी कहती है कि जनाब इनको बैलेट पेपर, ये जो आप अक्सर देखते हो ना जनरल इलेक्शंस के अंदर आप जाके ठप्पे लगा रहे होते हो, वो बैलेट पेपर कहलाते हैं। वो बैलेट पेपर लोगों, मेंबर्स के एड्रेसेस पे भिजवा दिए जाते हैं। मेंबर उस पर अपनी स्टैंप लगाता है, जो भी निशान लगाना है, वोट देना है, वोट डालता है, उधर अपने CNIC सिग्नेचर करता है और वापस भिजवा देता है कंपनी को, और वो कंपनी के चेयरमैन के पास सिक्योर रहते हैं जब तक मीटिंग की डेट नहीं आती। एक अच्छी बात बोल रहा हूं दोबारा, एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बात, कि ऐसा काम मीटिंग की डेट से पहले हो जाता है, यानी कि जो पोस्टल के थ्रू वोट्स आते हैं वो पहले ही कंपाइल हो गए होते हैं बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग वाले दिन उन बैलेट पेपर्स को ओपन कर लिया जाता है और काउंटिंग, कब तक उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चेयरमैन की रहती है। ठीक है जी, तो राइट टू वोट, हर मेंबर के पास वोटिंग राइट है भाई, आप उसके वोटिंग राइट को खत्म नहीं कर सकते। अ मेंबर होल्डिंग शेयर और अदर सिक्योरिटीज कैरिंग वोटिंग राइट शैल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट, नो शैल anything contained in the article have the effect of so debarring him। तो ऐसा कहीं नहीं होगा, उस पर्सन के पास इख्तियारात हैं कि वो वोट कास्ट कर सकता है। और फिर आता है जी सिंगल मेंबर कंपनी। All the requirement of company said regarding the calling or holding an approval, हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं ये ऊपर, मीटिंग बुलाने के हवाले से, मीटिंग में वोटिंग के हवाले से, मीटिंग की होल्डिंग के हवाले से, मिनट्स के हवाले से, इन तमाम चीजों के हवाले से। तो सिंगल मेंबर कंपनी में चूंकि एक ही बंदा है, वही करता धरता है हर चीज का, तो अल्टीमेटली अगर उस मीटिंग के मिनट्स बने हुए हैं, सिंगल मेंबर कंपनी की मीटिंग के मिनट्स बने हुए हैं और साइन हुए हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि मीटिंग हुई थी, हेल्ड हुई थी, एज पर टाइमलाइन हुई थी, कंप्लायंस की गई थी, कॉरम था उसका, डिसीजन हुए उस पे, और एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स अल्टीमेटली। सो ये हो गया हमारे पास सिंगल मेंबर कंपनी के हवाले से। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो इसमें एक छोटी सी बात कि वोटिंग में कि सबसे आसान तरीका होता है, अगर बिजनेस डिसीजन लेना है तो सबसे आसान तरीका है कि जी हाथ खड़े करें, कौन कौन इस डिसीजन से मुत्तफिक है। तो सबसे आसान तरीका वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड है कि कितने हाथ खड़े होंगे, चेयरमैन उन हाथों को काउंट करेगा, और अगर हाथ ज्यादा हुए, मेजोरिटी में हुए, तो जनाबे वाला वो डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। एट एनी जनरल मीटिंग a resolution put to vote or
of the meeting shall, unless a poll is demanded, जब तक कोई पोल डिमांड ना करे, be decided on a show of hand. फौरन से पहले पोलिंग नहीं कराई जाती क्या जी वोट डालें. वोट एक सेकंड रिजॉर्ट है. प्राइमरी रिजॉर्ट ये है कि फौरन से पहले कहा जाएगा जी रेज योर हैंड, आप अपना हाथ खड़ा करें. दोज हु आर इन फेवर. फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी कंपनी जो है वो नेस्ले पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रही है, तो आप बताइए कौन कौन इस ट्रांजैक्शन की फेवर में है. तो जस्ट रेज योर हैंड. अगर कोई किसी मेंबर को लगे कि भाई नहीं पोलिंग होनी चाहिए, तो फिर वो पोल डिमांड कर लेगा, वो कहेगा नहीं जी वोटिंग कराओ. ये हाथ वाला मजाक नहीं चलेगा. लेकिन जी इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह ताला सबको सानिता फरमाए.